हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि सर ऑफिशियल पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चे, हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले यानी विद्युत धारा चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके अंदर बहुत से छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, जो कि परीक्षा उपयोगी भी चीज़ें होती हैं। तो विद्युत धारा को समझने से पहले क्या वाले छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें समझना होगा। तो पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसमें तो विद्युत धारा जैसे होगा तो बच्चे क्या होगा, तो चालक पदार्थ और चालक पदार्थ के बारे में चर्चा होंगे। तो पहले हम समझेंगे कि पदार्थ क्या होता है, जो कि ये बहुत ही इजी पॉइंट है। पहला तो पॉइंट ये इजी पॉइंट है। तो पदार्थ, तो बहुत सारे बच्चे को इसको डिफिनेशन करने में भी हिचकिचाहट आएंगे कि ये पदार्थ क्या होता है सर, ये पदार्थ किसे कहते हैं। तो वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, वो वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं एवं द्रव्यमान हो वह क्या कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है बच्चा। तो एग्जाम्पल में से अगर एग्जाम्पल हो यहाँ पर, जिस ले लो, तार ले लो, करंट पड़ रहा है, तार ले लो, बल्ब ले लो, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारा चीज़ें। अब यहाँ से आ गया पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं। तो अब पदार्थ की किन किन पदार्थ जो है वो किससे बने हैं, तो बच्चा ये पदार्थ जो बना है, ये पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं। यानी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर क्या बने होते हैं, तो वो पदार्थ बने होते हैं। तो आप समझेंगे ये परमाणु अब क्या होता है। तो परमाणु से क्या बना था, पदार्थ। और परमाणु डायरेक्ट हम पॉइंट जाएंगे परमाणु के ऊपर, किसके पर, तो परमाणु। परमाणु की संरचना मुख्यतः 3 मौलिक कणों से मिलकर बनी होती है। बस मैंने वो पॉइंट्स दे रखा है। तो पदार्थ वे वस्तुएं जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाती है। तो इन पदार्थ जो बनते हैं ना, वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं। पर हम परमाणु को ही समझेंगे कि परमाणु की क्या जिससे मिलकर बने होते हैं। तो परमाणु की संरचना मुख्यतः 3 मौलिक कणों से मिलकर बनी होती हैं। और वो 3 मौलिक कण जो है बच्चों, इसको समझेंगे ये 3 मौलिक कण कौन कौन सा है। तो ये मौलिक कण है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यह है आपका न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। इसका गुण देख लेंगे क्या क्या गुण होता है। तो ये होता है आपका जो ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। ये होता है आपका प्रोटॉन का धन आवेश। ये होता है पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन। क्या होता है? आवेशहीन, जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन, यानी कि इसके ऊपर ये 0। ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका परमाणु। परमाणु के संरचना मुख्यतः 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं। अब वो की पॉइंट्स के रूप में लिखा गया है। और ये जो 3 पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो अब यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेंगे बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट जो होंगे
परमाणु जो है बच्चे 3 मौलिक कणों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाभिक के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, नाभिक, जब परमाणु को ध्यान में ले लिए हैं तो नाभिक के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं। आपका कहता है कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहते हैं। ठीक है, परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, तो नाभिक कहते हैं। और यहाँ देखेंगे हम एक परमाणु और परमाणु के केंद्रीय भाग, ये हो गया, और ये है आपका नाभिक। और परमाणु के केंद्रीय भाग में नाभिक जो है, और नाभिक में उपस्थित कण कौन कौन सा होता है, तो नाभिक में उपस्थित कण क्या होते हैं बच्चे, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखने को मिलता है। जबकि नाभिक के बाहर एक कक्षा है और कक्षा में उपस्थित क्या होते हैं, इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति दर्ज होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है एक वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। कि वृत्ताकार मार्ग को पहले नाम दे दो, इसका नाम जो होता है इसको हम बोलते हैं कक्षा। ठीक है, क्या होता है ये, ऑर्बिट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, तो ये कक्षा में क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती है, इसका हम सिंबल करेंगे इलेक्ट्रॉन को ई से। ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति दर्ज होती है। और कक्षा के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। यहाँ से आपका नाभिक भी पता हो गया। ये भी जान लो बच्चे कि नाभिक का आकार क्या होता है। ठीक है, नाभिक का आकार, ठीक है, साइज 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका नाभिक का आकार। अब यहाँ से आपका पॉइंट्स हम अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आवेश के ऊपर। आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में बिना आवेश का आपको कुछ होने वाला है ही नहीं। तो आवेश को समझेंगे। आवेश यानी क्या, चार्ज। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे आवेश कितने प्रकार का होता है। तो आवेश बच्चे ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होते हैं ऋण आवेश। क्या होते हैं, ऋण आवेश। तो धन आवेश में से कौन आता है, तो प्रोटॉन और ऋण आवेश में से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका जानेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में, यानी कि परिमाण के बारे में। तो प्रोटॉन का परिमाण कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का परिमाण कितना होता है। परिमाण दोनों का बराबर होता है। ये कौन कितना परिमाण होता है, तो ये होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। और इसका भी परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। पर इलेक्ट्रॉन है क्या, ऋणावेशित, और प्रोटॉन क्या है, तो धनावेशित। ये पॉजिटिविटी और ये निगेटिविटी। ठीक है, तो यहाँ से आप आवेश भी जान गए। अब आवेश में जानेंगे कि दो समान आवेशों के बीच बल कैसा लगेगा। तो यहाँ सीखेंगे बच्चे कि 2 समान आवेश, कहने का मतलब है कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ये है, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर प्लस आवेश है, प्लस आवेश यहाँ है। तो 2 धनात्मक आवेशों के बीच क्या होता है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण
प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, चाहे वो प्लस प्लस रहे चाहे वो माइनस माइनस रहे। ठीक है, पर साइन दोनों का तो सेम हो गया, तो इस कारण से क्या होता है कि दो समान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। और विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? तो विपरीत आवेशों, मान के चलो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर आपका माइनस है, तो क्या होगा कि प्लस और माइनस, तो विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है? यहाँ पर आकर्षण बल लगता है। कैसा होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आकर्षण बल लगता है। चाहे इसका साइन इधर से ले लें या फिर इसका साइन इधर से ले लें। ठीक है, तो है तो ये क्या अलग अलग पॉइंट है, यानी कि अलग अलग सिंबल, यानी कि ये नेगेटिविटी ये पॉजिटिविटी। तो दो धनात्मक दो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है? तो ये आकर्षण होता है। क्या होता है? आकर्षण बल लगता है। कैसा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। इस प्रकार से हम समझेंगे एक एक की पॉइंट्स के साथ, इसको हम नोट कर लेंगे बच्चे कि दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल होगा बच्चा, प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक है, और दो असमान आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जब दो समान आवेश होंगे तो वहाँ पर प्रतिकर्षण बल होगा, क्योंकि ए क्या करता है? ये इधर टानेगा तो ये इधर टानेगा, ये इधर टानेगा ये भी इधर टानेगा। कहने का मतलब है कि कभी भी आपस में टकराव नहीं होगा, मिलेगा नहीं। और ये क्या होता है? आकर्षण बल में से ये इधर खींचेगा तो ये भी इधर खींचेगा। तो कहने मतलब है ये इधर इसको इधर खींच रहा है तो ये इसको भी इधर खींच रहेगा, एक दूसरे को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। पर ये बल क्या होगा कि मैक्सिमम होगा और ये बल क्या होगा कि कमज़ोर होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप लोग। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा कि आवेश का आशय मात्रक क्या होता है। क्या बोल समझेंगे हम लोग कि आवेश, तो यहाँ से हम लोग तो आवेश हो गया, आकर्षण प्रतिकर्षण समझ गए। तो आवेश का आशय मात्रक, ये फिर पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, आवेश इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू। आवेश बराबर होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी n इंटू ई। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है हमारा आवेश। और आवेश का आशय मात्रक क्या होता है? आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब होता है। सी से डिनोट किया था इसको। ठीक है, तो अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके पास रहेगा कि एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको जल्दी तो क्या बोलते हो कि 10th में नहीं पूछेगा, पर
+2 में जैसे भी करेंगे +1 करेंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन मैक्सिमम तौर पर ये पूछा जाता है कि फाइंड आउट करें कि एक कूलम आवेश में से कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर समझना ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको न्यूमेरिकल्स कराने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। तो हम लोग यहाँ पर दिया क्या गया है सॉल्यूशन, तो आपको दिया गया है चार्ज, यानी चार्ज बोले तो कूलम दे रखा है, तो ये यहाँ पर आपको यानी कि Q का वैल्यू दे रखा है, यानी आवेश दे रखा है। ये कूलम से समझेंगे, इसको हम लिख देते हैं इसे हिंदी में, ठीक है। आवेश, आवेश आपको दे रखा है Q का वैल्यू 1 कूलम, यानी 1C। इसको क्या दे रखा है 1C दे रखा है। कहता है क्या इसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम लोग पहले तो फार्मूला लिख लें, ठीक है। आवेश बराबर क्या फार्मूला है आपके पास, जस्ट अभी आपने पढ़ा है, आवेश Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो Q/E हो जाएगा इज इक्वल टू N हो जाएगा, ठीक है। तो Q/E, Q का वैल्यू कितना है तो 1 कूलम्ब है, तो 1C। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू बताया मैंने, मैग्नीट्यूड जो बताया, परिमाण जो बताया था, तो कितना था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पर बच्चे केवल हम इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड का बारे में चर्चा करेंगे, ना कि इसके ऊपर हम आवेश के ऊपर, ना कि ये धनावेश है ऋणावेश, उसके ऋणावेश से हमको कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। केवल हम किसके, इसके परिमाण के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, ये N लिखाएगा, ये नंबर लिखाएगा। तो अब जानेंगे, इसको हम सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ से आप लोग सोल्यूशन देखेंगे, ये देखो कूलम से कूलम पहले कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू N। अब देखो ये डेसिमल को उड़ाते हो तो यहाँ पर आपका आता है क्या 10 बन गया, और इसको देखो अब ये माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा 10⁻+ में 19, बटे में क्या रहेगा, बटे में ये 16 वाला पार्ट रह गया आपका इक्वल टू N। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 19 लगे, ये नेगेटिव था हमारा है में से, जब ऊपर जाएगा तो अंश में गया तो पॉजिटिव आ गया। और पावर एक्सपोनेंट का पार्ट है बच्चे, ये कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर में से डेनोमिनेटर जब न्यूमरेटर बनेगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाता है। तो यहाँ पर आपका गया 10 इंटू क्या, एक जीरो इसके बाहर कर देते हैं, ठीक है। ये पावर 19 है, एक इसको कम करना चाहेंगे तो ये वाला पावर ही क्या होगा 10 से गुना हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 10 × 10 यानी 100। तो यहाँ बचा क्या, एक पावर मैंने घटाया तो ये पर बचा 18, ठीक है। और से भागा कितना से 16 से, इक्वल टू ये N रहा। क्यों, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 16 से भाग लगाएंगे हम 100 में, देखना है कि कितना टाइम लगेगा, 6 बार में सलचक 96, तो ये 6 टाइम में लग गया आपका सलचक 96। अब देखो 96 4 100, बचा कितना 4, डेसिमल जब लगा दिए तो 40 बन गया, तो 16 दूनी 32, फिर डेसिमल, फिर डेसिमल तो नहीं है 8 बचा, और डेसिमल लगा हुआ है तो 8 और 0 80, 16 पंचे 80, और इंटू में क्या 10 पे पावर 18, 10 पे पावर 18 इक्वल टू क्या N। कहने का मतलब हो गया कि एक कूलम्ब आवेश को प्रवाहित होने पर कितने इलेक्ट्रॉन का निर्माण, कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होती है, तो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन जो है एक आवेश में प्रभावित होता है, यानी कि प्रवाह होती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये सवाल को नोट करेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आवेश हो गया। अब जानेंगे क्या कि परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। तो परमाणु, ये शॉर्ट क्वेश्चन होता, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन सुनकर अचंभित होंगे कि क्वेश्चन डालते हैं। परमाणु
विद्युतः क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है, क्या होता है, ये उदासीन होता है। और ये उदासीन होने का कारण क्या है बच्चा, कि ये परमाणु में ये क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की उपस्थिति दर्ज होती है। तो न्यूट्रॉन पहले से उदासीन है, जबकि प्रोटॉन पर प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन में है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है। तो इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कक्षा में उपस्थित होती है तो प्लस और माइनस दोनों मिलके फिर 0, तो इनकी उपस्थिति के कारण क्या होता है कि परमाणु विद्युतः उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से परमाणु हो गया। अब हम आवेश के ऊपर और कुछ पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे कि आवेश से रिलेटेड हम कुछ उदाहरण से समझेंगे कि ये आपका हो गया कांच, और ये हो गया आपका रेशम के कपड़े। ठीक है, 2 पॉइंट्स है, एक है आपके पास एबोनाइट की छड़ और दूसरा है आपका ऊन। ऊन तो समझे होंगे आप लोग, ये ऊनी कपड़े जो स्वेटर वगैरह बनता है, और ये है आपका एबोनाइट की छड़। ये क्वेश्चन को मैंने क्यों उठाया, ठीक है, इसके पीछे बड़ा कारण है बच्चे कि एबोनाइट की छड़। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब कांच को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच पर कौन सा आवेश होता है और रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश होते हैं। ऊन को जब एबोनाइट के छड़ के साथ घिसाए या रगड़ाए या फिर रगड़े जाते हैं तो एबोनाइट के ऊपर कौन सा आवेश होते हैं और ऊन के ऊपर कौन सा आवेश होते हैं। इन सारे चीज़ों को हम थोड़ा सा समझते हैं कार्यकलाप में से क्या कि जब कांच कहता है कि एक प्रकार का क्या है पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना है तो परमाणु से मिलकर बना है। अब परमाणु में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो अब ये भी जानेंगे कि प्रोटॉन में कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में उपस्थित होती हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाती है। तो इसी प्रकार से कांच पदार्थ में से ये कक्षा के बाहरी कक्षा में क्या लगाएगा, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। और रेशम भी क्या है, पदार्थ है, पदार्थ किससे मिलकर बना, परमाणु से। परमाणु में क्या चीज़ का उपस्थित होती है तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो ये कक्षा में कौन लगाएगा चक्कर, फिर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया फिर इलेक्ट्रॉन। तो कहता क्या है कि जब रेशम के कपड़े में कांच को रगड़ा जाए या घिसा जाए तो होता क्या है कि कांच के उपस्थित इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़ों के ऊपर निर्गत हो जाते हैं। क्या होते हैं, रेशम के कपड़ों के ऊपर निर्गत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर चलाते हैं तो रेशम के कपड़ों के ऊपर चलाते हैं। पर जो वस्तु, जो परमाणु या फिर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता हो या फिर उसको निर्गत करता हो या फिर उसको डोनेट करता हो तो वो पदार्थ हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, वो धनात्मक होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर कांच क्या है तो धनावेशित है। धनावेशित है यानी कि धन आवेश है। इसको एक वर्ड में लिखेंगे तो धनावेशित क्या होंगे बच्चे, तो ये धनावेशित हो जाते हैं। और जो पदार्थ, जो परमाणु, जो तत्व या फिर जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या एक्सेप्टर का काम करता है, वो पदार्थ, वो तत्व या फिर वो परमाणु क्या होते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। ग्रहण करने पर क्या होता है, इनके पास के इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कुछ बढ़ी, पर क्या हुआ कि वो एक दूसरे का ऋणी हो गया, कर्जदार हो गया। इस प्रकार से रेशम के कपड़े क्या होंगे, यहाँ पर ऋणात्मक होंगे, यानी कि ऋणावेशित। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऋणावेशित, एक वर्ड में। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से देखें ऊन और एबोनाइट की छड़ों के ऊपर, जब एबोनाइट की छड़ को ऊन के ऊपर
घिसा जाए या फिर रगड़ा जाए तो यहाँ पर कौन सी कार्यविधि होती है। तो ऊन भी हमारा पदार्थ है। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु 3 तत्वों से, 3 मौलिक कणों से बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ही कक्षा में चक्कर लगाती है बाह्यतम कक्षा में। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारा एबोनाइट एक प्रकार का पदार्थ है और पदार्थ जो है वो परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की उपस्थिति दर्ज होती है और इलेक्ट्रॉन ही बाह्यतम कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो जब एबोनाइट की छड़ को ऊन के साथ रगड़ाया जाता है तो क्या होते हैं कि ऊन पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाते हैं, एबोनाइट की छड़ों के ऊपर। यानी कि कहने का मतलब है कि ऊन पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो निर्गत हो जाते हैं, यानी डोनेट हो जाते हैं किसके ऊपर, तो एबोनाइट के छड़ों के ऊपर। तो इस प्रकार से तो जो पदार्थ, जो वस्तु या जो परमाणु, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है वो क्या होता है, तो धनावेशित। क्या होते हैं वो धनावेशित हो जाते हैं। क्या होता है बच्चा, वो धनावेशित हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्टर का काम करता है, वो क्या होते हैं, वो ऋणावेशित हो जाते हैं। क्या होते हैं, वो ऋणावेशित हो जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब कांच के छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाए तो रेशम का कपड़ा क्या होंगे। तो ऑप्शन रहेगा धनावेशित, ऋणावेशित, दोनों, या फिर में से कोई नहीं। तो यहाँ से आप आसान से समझ जाएंगे कि रेशम के कपड़े ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इस प्रकार से ऋणावेशित होंगे। और जब पूछा जाए कि ऊन और एबोनाइट की छड़ों के बीच रिलेशन पूछा जाता है तो ऊन के कपड़े क्या होंगे, वो धनावेशित होंगे, क्योंकि यहाँ ऊन के कपड़े क्या है कि ऊन के कपड़ों पर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को निर्गत कर देते हैं। इस प्रकार से ऊन के कपड़े क्या होंगे, तो धनावेशित होंगे। आप लोग इन्हें अच्छी तरह से समझे होंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से जानेंगे विद्युत धारा के बारे में कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, जिस पॉइंट्स को मैंने पढ़ाने के लिए टॉपिक लिख रखा है बोर्ड पे। अब यहाँ से समझेंगे बच्चे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, इंक नहीं क्या, ये विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या, आंसर क्या होगा इसमें, आपको लोग आंसर खुद बना लेंगे। ठीक है। ऐसा हम लिखेंगे कि आंसर लोग खुद बनाएंगे। पेपर एक बार लिख करके समझाते हैं। ठीक है। किसी चालक पदार्थ में, किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसको या वाला टर्म लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक समय में जितना आवेश
प्रवाहित होते हैं उसे क्या लिखते हैं बच्चे, उसे उस परिपथ का विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो ये पॉइंट्स है क्या, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि किसी चालक पदार्थ में किसी दिशा में दो बिंदुओं के बीच आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, या विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक समय में जितनी आवेश प्रवाहित होती है उसे उस परिपथ का विद्युत धारा कहते हैं। तो परिपथ बनाने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, तो चालक पदार्थ लेने पड़ेंगे। जब तक आपके पास चालक पदार्थ नहीं होगा तो कहने मतलब है कि वैसे पदार्थ जिसमें से कि विद्युत धारा प्रवाहित हो सके वो चालक पदार्थ कहलाएंगे। तो वो चालक पदार्थों में से क्या आता है कि किसी किसी चालक पदार्थ में, तो पदार्थ कैसा चाहिए, कुछ चालक चाहिए। कहने का मतलब है आप एक तार लेंगे, ठीक है, ये आप तार लेंगे और बच्चा पहले इसमें थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग तो कहता है क्या कि दूसरा परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक समय में क्षेत्र भी कैसा होगा, तो आपका विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। और विद्युत क्षेत्र होने पर क्या होंगे बच्चे कि विद्युत क्षेत्र में प्रति एकांक समय में जितनी आवेश प्रवाहित होते हैं उसे उस परिपथ का क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं। और यहाँ पर एक लेते हैं एक वायर यानी तार, क्या लेंगे, तो तार लेते हैं। और तार में से क्या होता है, किसी चालक पदार्थ, तार क्या हो गया हमारा, चालक पदार्थ हो गया, और चालक पदार्थ है यहाँ पर। तो किसी भी दिशा में हो सकता है आप तार किसी भी दिशा में लेके जाएं, उसे हमें क्या लेना देना कहता है, किसी भी दिशा में दो बिंदुओं के बीच, तो बिंदु दो होना चाहिए। जहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर प्लग कुंजी लगाएंगे और यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है, तो एक प्लग कुंजी लगाएंगे आप 3 डॉट में से, और ये जो कोई भी डॉट रहे, 2 डॉट रहे, 3 डॉट रहे, तो एक यहाँ पर बल्ब लगाएंगे, तो 2 कुंजी होंगे, कहते हैं 2 बिंदु होंगे, 2 बिंदुओं के बीच आवेश की प्रवाह ये होता है, एक धन आवेश एक होता है ऋण आवेश। तो दोनों क्या होता है, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि आवेश को समझना बहुत ज़रूरी था, इसी कारण से मैंने इसकी थोड़ी कुछ पहले वाले पॉइंट को मैंने समझा था, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में प्रवाहित प्रति एकांक जितना समय आवेश प्रवाहित होती है तो उसे क्या बोलेंगे, फिर यहाँ पर विद्युत धारा कहेंगे। अब यहाँ से एक फार्मूला आपको निकाल के देते हैं कि फार्मूला क्या होगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा इक्वल टू क्या होगा, विद्युत धारा को हम लोग पहले डिनोट करते हैं आई से, इसलिए इसको आई यहीं पर नोट कर लो, ठीक है। विद्युत धारा प्रति एकांक समय में, तो प्रति एकांक, प्रति मतलब बटे में आता है, ठीक है, तो समय का इंडिकेट कहाँ नीचे, ठीक है, ये परिभाषा से ही को आप लोग फार्मूला बनाओ। प्रति एकांक समय में क्या हो रहा है, तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश को ऊपर लिखो क्योंकि बटे में तो समय चला गया, तो आवेश, तो कहने मतलब है विद्युत धारा इक्वल टू क्या हो गया, आवेश बटे समय, और आवेश को Q से और T से समय को, ठीक है। इस प्रकार से I इक्वल टू Q बटा T, यहाँ से आप लोग या इसको नोट करेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तेज़ी करेंगे, थोड़ा सा ये बीच में डिस्टर्ब हो गए, इंक खत्म हो गया था बच्चे। तो हम लोग अब विद्युत धारा का फार्मूला जान गए और देखेंगे इसका आसाई मात्रक क्या होता है। अब तो विद्युत धारा का आसाई मात्रक, ठीक है बच्चे। तो विद्युत धारा का आसाई मात्रक क्या होता है, ये एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो विद्युत धारा अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है। और क्या होंगे बच्चे फार्मूला, और बताओ इसमें से एक और पॉइंट है इसमें आप बच्चे कि एक फार्मूला इसी में से लिख लो
कि विद्युत धारा बराबर यानी I बराबर Q बटा T तो लिखा था अभी, पर Q इज इक्वल टू, इसके पहले मैंने सवाल बताया था N इंटू ई बटे टी। कहने मतलब है विद्युत धारा इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड, यहाँ भी होता है आपका विद्युत धारा। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन बनता है बच्चे कि किसी चालक परिपथ में, किसी चालक परिपथ में 500 कूलम्ब, 500 कूलम्ब आवेश, 500 सी आवेश, ठीक है, आवेश 500 कूलम्ब आवेश आपका 10 मिनट में प्रवाहित होती है। कितने मिनट में? 10 मिनट में प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो परिपथ का धारा क्या है? परिपथ का धारा ज्ञात करें। ठीक है, ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ज्ञात करें। तो इस प्रकार से आप कैसे जानेंगे? किसी चालक परिपथ में 500 कूलम्ब आवेश 10 मिनट में प्रवाहित होती है, तो परिपथ का धारा ज्ञात करें। तो पहले आपको जो सब पॉइंट दे रखा होगा बच्चे, पहले वो सारे पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए कि आपको आवेश दे रखा है, तो क्या दे रखा है? आवेश दे रखा है, यानी क्यू दे रखा है आपको, कितना दे रखा है? तो 500 कूलम्ब। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है आपको? समय दे रखा है, समय यानी टी, और टी आपको कितना दे रखा है? 10 मिनट। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 10 इंटू 60, यानी कि जब भी इसको सवाल बनाएंगे तो सेकंड में लेके बनाएंगे बच्चे। तो इस कारण से यहाँ पर कितना सेकंड हो गया? 600 सेकंड हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं? धारा इज इक्वल टू, यानी विद्युत धारा इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या? तो क्यू बटा टी। तो इस प्रकार से कूलम्ब कितना है? 500 बटे में कितना? 600। ठीक है, तो अब डिवाइड लगाओ, कितना हो गया? 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या? 5/6। यहाँ से डिवाइड लगाएंगे, कितना होगा? डेसिमल और 6/48, फिर ये थ्री चलते रहेगा। तो जब धारा निकाला गया है तो किस में निकलेगा? एम्पियर में। कितना निकलेगा? एम्पियर में। तो कहने का मतलब है आपका 0.83 एम्पियर यहाँ से आपका करंट निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का आपका बहुत सारा सवाल रहेंगे। तो बच्चे हम लोग एक पॉइंट्स और पढ़ेंगे, चालक परिपथ और अचालक परिपथ, यानी विद्युत धारा में विद्युत का चालक और विद्युत का कुचालक। ठीक है, चलिए। तो इस बीच बच्चे, बीच में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि प्रत्येक बच्चे को वीडियो पहुँचे और प्रत्येक बच्चे इन शिक्षा का लाभ ले पाएँ। ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे इन चीज़ों से दूर ना रहे। कैसा ना कि कोई बच्चे फीस के वजह से ना पढ़ पाता हो, वैसे गरीब बच्चों के पास ये सारा वीडियो पहुँचाएँ, ताकि जो पढ़ने में असमर्थ है उनके पास ये क्लास जाए, वो आसानी से पढ़ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से जानेंगे कि विद्युत चालक, विद्युत चालक, ठीक है, यानी कि विद्युत चालक पदार्थ। ये आपको क्या बोलते हैं बच्चे कि सब्जेक्टिव टाइम में 2 मार्क्स में पूछ लेता है कि आप बताइए कि अंतर बताइए कि विद्युत चालक पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ में से आप अंतर बताएं। तो इसमें होता क्या है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो उसमें कुछ है क्या बच्चा? अब तो सारा कुछ मैंने बता दिया इसमें कि विद्युत चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें 2
बिंदुओं के बीच किसका आवेश, दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह होता हो, वह विद्युत का चालक कहलाता है। ठीक है, विद्युत चालक पदार्थ ऐसे पदार्थ जिसमें दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह होता हो क्या कहलाता है, वो विद्युत का चालक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में से सुने जानेंगे बच्चे, तो यहाँ देख लीजिए आप, धातु में से बहुत सारा धातु आ जाएगा आपका, चांदी। ठीक है, विद्युत का चालक में से सबसे अच्छा चालक जो वो चांदी है। चांदी हो गया आपका, तांबा हो गया, लोहा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका धातु में से और सारी चीज़ें हैं। फिर आपको लेते हैं, और धातु होते हुए भी ये धातु विद्युत का चालक होते हैं। वो पदार्थ है बच्चा ग्रेफाइट, जो कि बहुत बार इसको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट ये अधातु है, और लेकिन इसके अंदर ये गुण है, अपवाद गुण है कि अपवाद वाले पदार्थ है कि जो ये विद्युत का चालन करते हैं। जो ग्रेफाइट है वो कहाँ देखने को मिलेगा, तो आप लोग पेंसिल का यूज करते हैं बच्चे, पेंसिल ये बोलते हैं ना कॉपी पेंसिल, जो ग्राफ वगैरह खींचते हो पेंसिल से, तो वो वाला पेंसिल। ठीक है, वो पेंसिल के जो अंदर में रहता है वो ब्लैक सा, तो वो होता है हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, तो ग्रेफाइट हो गया मनुष्य या जानवर का शरीर। ठीक है, इसमें भी करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, और फिर आ गया यहाँ पर आपका अशुद्ध जल। ठीक है, अशुद्ध जल बच्चा, नमी युक्त वायु। ठीक है, देखो इसमें से लिखा गया कि नमी युक्त वायु, यानी कि पानी की मात्रा उपस्थिति रहेगा तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, वो भी चालक का काम करता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने में काम करता है, सहयोग होता है। ठीक है, अब यहाँ से जानेंगे अब दूसरा पॉइंट, विद्युत का कुचालक यानी फिर विद्युत रोधी पदार्थ। इसको दूसरी भाषा में इसे भी बोलेंगे कि विद्युत चालक या फिर विद्युत का कुचालक। ठीक है, कुचालक पदार्थ या फिर विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, तो विद्युत चालक पदार्थ को कंडक्टर, और विद्युत रोधी या फिर विद्युत का कुचालक पदार्थ को हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसमें दो बिंदुओं के बीच क्या होगा बच्चा, कि दो बिंदुओं के बीच क्या नहीं होगा, दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह नहीं हो, दो बिंदुओं के बीच आवेश का प्रवाह नहीं होता हो, वह क्या कहलाता है, विद्युत का कुचालक या फिर विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है कि विद्युत रोधी पदार्थ कहलाता है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। तो विद्युत रोधी पदार्थ में से आपका एबोनाइट की छड़, ये भी विद्युत का रोधी होता है, एबोनाइट की छड़। ठीक है, एबोनाइट की छड़। उसके बाद है बच्चा कि शुद्ध जल,
शुद्ध जल होने के बाद ये क्या होते हैं, ये विद्युत का कुचालक होते हैं। ठीक है, शुद्ध जल क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। एवोनाइड के क्षण हो गया, प्लास्टिक हो गया, क्या है ये प्लास्टिक, ये प्लास्टिक भी क्या है कि विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, आपका यहाँ पर लकड़ी हो गया, और लकड़ी को जो चर्चा करेंगे बच्चे, ये लकड़ी जो है, ये लकड़ी का चर्चा हम इसलिए सूखे लकड़ी के बारे में होता है, ना कि ये नमयुक्त लकड़ी। ठीक है, और सूखी हवा क्या है, सूखी हवा। ठीक है, तो यहाँ पर था नमयुक्त हवा जो कि चालक था, और यहाँ पर सूखी हवा जो विद्युत का कुचालक है। तो आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं हम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिए होंगे बच्चे। तो बच्चा आज का क्लास इतना ही रहेगा, मिल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। लास्ट में एक बार फिर से बोलेंगे कि जिन सारे भाइयों ने या फिर जिन सारे दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किए हैं, वो लास्ट टाइम जाते जाते समय में आप सभी लोग एक बार सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।